ओके गाइस, तो कल देखा था कि हमारे पास वो कोएक्सियल केबल और आपका जो दूसरी केबल थी यूटीपी एचटीपी, उनका क्या यूजेस है, कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे लगते हैं, कौन सी कैटेगरीज पे आसपास लगती हैं। जो नेक्स्ट केबलिंग है हमारे पास जो नेटवर्क में यूज होती है स्पेसिफिकली उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर आपके पास मल्टीपल मोड्स की केबल्स आती हैं। सबसे पहले इसके अंदर वो दो टाइप की केबल होती हैं, एक सिंगल मोड, एक होती है जिसको सिंगल मोड फाइबर, और दूसरी को बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर दो तरीके की है। इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, आपका जो आपकी सिंगल मोड फाइबर है, अगर हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, सिंगल मोड फाइबर की अगर आप इमेजेस देखोगे यहाँ पर एग्जैक्टली उसके अंदर होता क्या है कि आपकी पतली सी कोर होती है। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक कोर होती है, ये कांच की होती है। इसके इस कोर को हम सिंगल मोड बोलते हैं। ये वाला डायग्राम आप देखते हो कि एक एग्जांपल है। सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, आपकी जो रेज हैं वो वैसे इसमें टकराते हुए दिखाया गया, बट वो सीधी चली जाती हैं। ज़्यादातर सिंगल मोड फाइबर होती हैं, बारीक सिंगल मोड फाइबर होती हैं। उसमें आपकी जो रेज हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से लाइट पास होती है, आपकी जो रेज पास होती हैं, लाइट पास हो रही है, वो सीधी चलेंगे, टकरा के कम जाएंगी, और जब वो टकराएगी कम तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी। जो मल्टी मोड फाइबर होता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका कोर होता है, यानी कि जो इनफ कोर होते होते जो इसका कोर का डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, इसका कोर का जो सिंगल कोर का जो दायरा होता है वो कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो सिंगल मोड फाइबर है उसमें रेज जो सीधी जाती हैं, डायरेक्टली पास हो जाती हैं, और मल्टी मोड में टकरा के जाती हैं। जो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक तो डिस्टेंस कम होता है, जो आपकी लाइट है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, डिस्टेंस कम होता है, और आपका यहाँ पर जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। सिंगल मोड फाइबर का मतलब है जहाँ पे आपकी रेज या लाइट या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चली जाए, उनके बीच में क्या है, आपका कांच का कोर होता है स्पेसिफिकली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो ये जो फाइबर केबल्स हैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी, आप मतलब आप कितने एमबीपीएस की हैं, मतलब कितना सपोर्ट करेगी, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ये नॉर्मली क्या होते हैं 10 गिग 20 गिग 40 गिग 100 गिग्स तक आपकी केबल चली जाती है, और सीधी ज़्यादा डिपेंड करता है क्वालिटी। लेकिन जो हमारे केबल घर में केबल लगती हैं, या जो आपके पास वो केबल लगा के जाते हैं, ये जो घर में केबल लगा के जाते हैं वो ये वाली केबल आती हैं इस टाइप की। ये वाली केबल आपके घर में मॉडेम के साथ लगाई जाती हैं, और ये हमेशा पेयर में लगती हैं। ये जो सिंगल मोड फाइबर होती हैं वो हमेशा पेयर में लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेंडिंग के लिए यूज होती है, एक रिसीविंग के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से आपका ये सिंगल मोड फाइबर का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो आपका जो घर में ब्रॉडबैंड लगता है उसमें नॉर्मली आपका सिंगल मोड ही होता है, बट वो आपका सेंडिंग या रिसीविंग के लिए दोनों के लिए यूज कर लिया जाता है। बेसिकली जो फाइबर आपने देखा होगा, जो चीप क्वालिटी का फाइबर होता है वो फाइबर की लाइट्स में भी आती थी। जो आपका एक मतलब डेकोरेशंस का जो कोमल टाइप का होता है वो भी आता था। वो क्या होता था कि आप अगर उसको तोड़ोगे, जो प्लास्टिक की फाइबर होती थी, बट ये जो कोर कांच की होगी इसकी तो उतना ही ज़्यादा ये बेटर होती चली जाएगी। इस तरीके से होती है आपकी ये सिंगल मोड फाइबर। घर में जो पहले आता था उसमें क्या होता था, नीचे से लाउट मारोगे एंड पॉइंट पे लाइट चमकेगी, यानी कि वो पूरा यहाँ से पास होते होते सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, बीच में कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। इसी के थ्रू आपका लाइट के थ्रू आपका डाटा ट्रैवल होता है। और सिंगल मोड मल्टी मोड फाइबर के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो इनके कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर के टाइप्स हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप से कनेक्टर हैं। जो यहाँ पे एस टी सब्सक्राइब कनेक्टर, स्टेप टिप कनेक्टर, ये आपके 2-3 तरीके कनेक्टर होते हैं स्पेसिफिकली। और यहाँ पे इनमें डुप्लेक्स भी होता है, सिंपलेक्स कनेक्टर और डुप्लेक्स कनेक्टर में ये होता है। जो डुप्लेक्स कनेक्टर है वो फुल डुप्लेक्स पे काम कर सकते हैं, और आपका जो सिंपलेक्स है वो आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। सिंगल तार अलग से लगानी पड़ती है। बेसिकली इसकी जो जो आपकी सिंगल मोड और मल्टी मोड और कैसी है स्पेसिफिकली, और यहाँ पे देख रहे हो एस का मतलब सब्सक्राइबर कनेक्टर है, और एल का मतलब ल्यूसेंट कनेक्टर, एस का मतलब स्टेट टिप कनेक्टर।
तो ये अलग अलग टाइप के कनेक्टर होते हैं और डिपेंड करते हैं आपके कौन से किसी में जो जुड़ेगा। और भी होता है ये 2000 कनेक्टर, एनयू कनेक्टर, एफसी कनेक्टर, एम टी आर आर। बट स्पेसिफिकली हम अपनी बात करेंगे तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सब्सक्राइबर कनेक्टर यूज होता है, एलसी यानी लूसेंट कनेक्टर यूज होता है, स्टेट टिप, ये 3 कनेक्टर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। एमयू कनेक्टर भी यूज होता है, वो बेसिकली स्पेसिफिकली हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, और ठीक है। या फिर आपके देखा होगा आपके टीवीज होते हैं उसमें भी फाइबर ऑप्टिक की ऑप्शन होती है, ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो भेजने के लिए वहां पे भी एमयू कनेक्टर का यूज होता है बेसिकली। तो यहाँ पर फाइबर जो केबल्स हैं आपकी वो सिर्फ इस टाइप की दिखती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। आपकी केबल से इस टाइप की केबल दिखेंगी, ये स्टेट टिप कनेक्टर है सारे। और यहाँ पर आप देखो तो ये इसका डायमीटर जो मैंने बोला इनर कोर होती है उसकी, वो कितने माइक्रोन्स की होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कम माइक्रोन का होगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। जितनी ज़्यादा माइक्रोन की होगी जितनी कम माइक्रोन की होगी उतनी ज़्यादा लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी। यहाँ पर आप देख सिंगल मोड और मल्टी मोड में डिफरेंस क्या होता है। सिंगल शॉर्ट डिस्टेंस केबल लेस देन 1000 फीट, लॉन्ग डिस्टेंस रन ग्रेटर देन 1000 फीट, हाईएस्ट बैंडविड्थ सपोर्ट, लोएस्ट लो केबल कॉस्ट। तो आपका और ये इनर इलेक्ट्रॉनिक्स लोअर इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट टू डिटरमाइन ड्यू टू स्मॉल पोर्ट साइड, इजी टू शॉर्ट डिस्टेंस केबल लेस देन, हाई बैंडविड्थ सपोर्ट, हाई केबल सपोर्ट, लो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, जो भी आपका जो डिवाइस है उसकी बात कर रहा है। और ईजियर टू टर्मिनेट ड्यू टू लार्ज कोर साइज। टर्मिनेट मतलब इसको ज्वाइंट करना आसान है। तो ऐसा मैं सिंगल मोड फाइबर मोड, ऐसा मतलब मल्टी मोड फाइबर, दो ही तरीके के आते हैं, सिंगल मोड मल्टी मोड। मगर हम बात कर रहे हैं जो आपके बड़े बड़े जो समुद्र के अंदर यानी कि वो जो केबल जोड़ती हैं वो अलग है आपकी, उसको हम देखते हैं फाइबर। लेट मी चेक, यस, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, सबमरीन के। पता नहीं यार किसी की बात कर रहे हो तुम। हम्म। उसके उसके ऊपर सिर्फ कोर होती है एक्स्ट्रा, वो आपका होता वही है अंदर इंटरनल फाइबर, वो बेस्ट, वो बैकबोन बना देते हैं। करेक्ट, तो उसके ऊपर कोर होती है। यही फाइबर होता है मल्टी मोड सिंगल मोड फाइबर, दो ही तरीके की आती है और कोई तरीके का आता नहीं है फाइबर। जैसे ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक मैप दिखाया था, यहाँ पे देखो 3D में मैप है, ये इंडिया से तारे जा रही हैं, जैसे यहाँ पर ये तारे कहाँ कहाँ जा रही है, सब फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है अंडर सी, ये इंडिया से जा रही है, इंडिया के अंदर से जा रही है, ये सारी पूरे समंदर के अंदर आप देख पा रहे हो, ये सारी बिछी हुई है वायर्स। और ये पोर्ट्स बने हुए हैं, ये आपका यहाँ से इंडिया से यहाँ से श्रीलंका की तरफ जा रही है वगैरह वगैरह, ग्राफिक्स में दिखाया हुआ है। अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल कैसी दिखती है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से ले डाउन पे करी जाती है केबल, ये बिछाने की तैयारी हो रही है इसकी। और ये शिप है इतनी मोटी। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक तार होगी, इसमें आपकी पचासों, सौ, हजारों तारें हो सकती हैं, बत्ती पतली, उनको इतना मोटा कोर के अंदर रखा गया। और इसके अंदर भी बहुत सारी परतें होंगी, और हो सकता है कि इसके अंदर 50 ही केबल हो या 100 ही केबल हो।
तो बेसिकली ऐसा नहीं कि एक ही पतली पतली तारें बिछाई जाती, इसको इतनी मोटी तार के थ्रू यहाँ पे देखो ये यहाँ जो शिप है उसके थ्रू इसको बिछाया जा रहा है, और ये पूरा बंडल जो है इसी के ऊपर है, और इसके यहाँ से देखो ले डाउन हो रही है आपकी केबल। इस तरीके से आपकी जो अंडर सी केबल है बिछाई जाती है। और इन सी जो शिप्स होती हैं या जो जो इनके जो पावर की जरूरत पड़ती है, ये क्या करती है, वो विंड मिल से जनरेट करती है, वाटर की के वेव से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और उससे इसका पॉइंट बनाते हैं। इसके थ्रू ये वायर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी वो मिलती रहती है। जैसे आप देखो ये रोल बना हुआ था आपका और ये बिछता चला जा रहा है। तो हाइड्रोलिक्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये सब मिलता चला जाता है। और इसके साथ ही सपोर्टिंग वायर वगैरह ये टाइप वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी केबल्स डलती हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली। और इनकी मॉनिटरिंग भी होती है, बेसिकली इसको चेक भी किया जा सकता है। रोबोट्स की जैसा छोटा रोबोट से आप देख रहे हो इस टाइप के रोबोट्स भेजे जा रहे हैं इन वायर्स को कुछ या रिपेयर भी करना है तो ऐसे बंदा भी जाता है अंदर। अगर आप किसी वायर को रिपेयर करना है या कुछ करना है वो डिपेंड करता है आपका। जैसे आप यहाँ पे देखिए वायर को यहाँ पे फट गई है वायर, तो इसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पर ये वाली वायर यहाँ वहाँ पर फट गई है, तो इस तरीके से इसको रिपेयर करने का काम भी चला जा रहता है। तो मैनुअल भी रहता है, रिमोट के थ्रू भी रहता है। जैसे यहाँ पे रोबोट टाइप है ये भी करता है, और मैनुअली भी बंदे भी जाते हैं। जैसे ये वाला था, ये वाला पोर्ट था, ये दिखाया है, ये छोटा सा पोर्ट भेज देते हैं, ये छोटा सा ये येलो कलर का, ठीक है। इस तरह से आपकी केबल जो लाई डाउन होती है समुद्र के अंदर, आप देख ही रहे हो पूरे वर्ल्ड में। ये जो पेंडेमिक बार बार दिखाते हैं कि विंड मिल के थ्रू ही इनको पावर मिलती है, मतलब कहने के मतलब जो ये केबल बिछी है उस पे ऊपर जो हब है यानी पोर्ट है, पोर्ट बंदरगाह है, वहाँ पर बंदरगाह पे इनका सेंटर भी होगा कोई, जहाँ से मॉनिटरिंग चल रही है, जहाँ से ये केबल को पावर मिल रही है, जहाँ से उनके ऊपर स्विच लगा है, हब लगे हुए, स्विच लगा है, राउटर लगा है, आपके फायरवॉल लगी है, कुछ लगा है उनको कनेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू ISP की जा रही कनेक्टिविटी। उनको भी तो पावर चाहिए, तो पावर क्या करते हैं, दो तरीके से लेते हैं। एक तो ये तो आपका जो मेन गवर्नमेंट की पावर होती है वो यूज करते हैं, पर यहाँ कर विंड मिल की पावर का पीना खत्म होने पावर है, तो ये विंड मिल के थ्रू वेव्स आती हैं, उसके थ्रू पावर जनरेट करते हैं। और उस पावर को आपके यानी कि वो जो सेंटर है जो आपका, इसको कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक से डेटा सेंटर किनारे पे पोर्ट के ऊपर है, जो बंदरगाह के ऊपर है, उसको पावर दी जाती है, और वहां से फाइबर्स की कनेक्टिविटी वो हमेशा चलती रहती है। अगर आपकी गवर्नमेंट वाली पावर खत्म होगी भी तो अभी आपकी पावर यहाँ पर रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पावर इसको मिल रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि जहाँ जहाँ इनके पॉइंट्स है, जहाँ पर भी इनके भी बंदरगाह है, वहाँ पे सबको इनको पावर इस तरह से मिल रही है। मोस्टली इसको तने पर बिछाया जाता है, ज्यादातर इसको तले पे बिछाया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर थोड़ा फास्ट होगा वहां से के थ्रू बिछा देते हैं इसको। फास्ट तो क्या ही होता है, डीप भी होता है नॉर्मली। तो इसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि अगर शार्क है अंदर, कोई मछलियां हैं, कुछ है इसके, कुछ भी इसके अंदर। तो दूसरी बात ये समुद्र के ऊपर जहाज भी चलनी है। जो नॉर्मल शिप्स हैं, जो आपके बड़े बड़े शिप्स हैं, वो भी काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं नॉर्मली, तो ठीक है उसके हिसाब से भी बनाया जाता है जो कि इतनी नीचे रहे ताकि इनको कोई इंटरप्शन ना हो किसी भी तरीके की। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ड्रोन वगैरह, ये ड्रोन ऐप का स्पेसिफिकली छोटा सा, इसे मॉनिटर करते रहते हैं विंड मिल को। विंड मिल में कई बार आग लग जाते हैं, विंड मिल कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इनको भी मॉनिटर करते रहते हैं कभी कभी। जैसे ये पोर्ट है, बोर्ड के ऊपर इनका कंप्यूटर लगा हुआ है, ये जो वायरलेस सिग्नल आप देख रहे हो, इंटरनेट एंटीना लगा रहा है, ये सारी की सारी विंड मिल उसके थ्रू यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि किसमें क्या चल रहा है, किसमें कितनी पावर है, कितनी बैटरी खराब होने वाली है। और ये जो ड्रोन भेजते हैं इससे इनकी फोटो भी खींच लेते, कहीं जो जंग तो नहीं लग रहा, तो ये टूटने वाला तो नहीं है कुछ। तो ये सारी मॉनिटरिंग चलती रहती है विंड मिल की भी और इंटरनल भी जो वायर बिछा है उसके साथ। कई बार कैमरेस भी डाल देते हैं जो बेसिकली चलते रहते हैं, हम या रोबोट बेच के या टेस्ट करते रहते हैं कहीं पे भी कोई दिक्कत तो नहीं आई। जैसे यहाँ पे देखो ये हेलीकॉप्टर से शॉट लिया हुआ फिलहाल, यहाँ पे देखो VKR-04M लिखा है। तो ये विंडमिल देखने में दूर से छोटी लगती है बट वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है आपकी। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर जो नीचे इतना पाइप रहता है बैटरी UPS के अंदर, तो ये पूरी कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। तो पावर के लिए होगा आपका
तो सोलर से भी यूज़ करते हैं, ये सोलर कुछ बिछा रखा है वैसे यहाँ पर मैनुअली आपका यहाँ पर ये देखो पानी में सोलर बिछा रखा है। पानी में सोलर का मतलब कि बेसिकली इन्होंने क्या किया, सोलर को हार्म ना है तो ये बाउंड्री कर दी पानी के अंदर, और पानी के ऊपर एक लेयर सी बिछा दी इन्होंने, सोलर बिछा दिया इन्होंने। इसमें क्या है, सोलर ये डूबेगा भी नहीं और पानी में भी तैरने वाली चीज़ें फ्लोटिंग डिवाइसेस लगा दी जाती हैं सोलर के थ्रू। कहने का मतलब जितना हो सके नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जहाँ जहाँ से फाइबर जा रही है वहाँ पे तो ह्यूमन का जाना भी हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। तो जहाँ जहाँ से क्योंकि अंडर इतनी ज़्यादा फाइबर जा रही है अंडर सी जितनी भी केबल जा रही है वहाँ पहुँचना भी जरूरी नहीं होता, मुश्किल हो जाए, तो वहाँ पर ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं, सोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये सोलर लगे हुए क्योंकि पास में जमीन हो उस पर सोलर लगा देते हैं ताकि इन सबको पावर मिलती रहे। बड़े बड़े प्लांट हैं इसके, ये अलग ही कहानी है सारी। तो आप ये देख पा रहे हो, तो ये जैसे ये मोस्टली देखो गवर्नमेंट के साथ भी होते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन है जो ज़्यादा देखती है इसको, जो आपका टायर वन सर्विस प्रोवाइडर है वो इनको ज़्यादा देखता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट भी मिली होती है इसके अंदर, जैसे कोई ये फोटो ली है विंड मिल की, यहाँ पे देखो छोटी सी काली हो रही है, जंग लग रहा है इस पे, इसको रिपेयर करने का काम जारी हो जाएगा बाद में। तो इसको चेक करते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। फाइबर आपकी स्पेसिफिकली देखा जाए, फाइबर की देखो ये जो कोर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो कितनी बड़ी आपकी रोल्स रहते हैं, हजारों किलोमीटर्स के रोल रहे हैं आपके, नीचे चली जाती जाती है आपकी वायर। इनका बनना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये जो कारें कोर ये कांच से बनती हैं स्पेसिफिकली, ये आप वीडियो में देख सकते हो। मैं इसकी पोर्ट दिखा रहा था, जैसे ये तो आपकी मेटल की कोर्स आपकी यहाँ नज़र आ रही है, बट यहाँ पे जैसे ये तो कॉपर वाली आपकी तार, अगर फाइबर ऑप्टिक भी कैसा, तो ये जो ऊपर पाइप नज़र आ रही है लोहे की पाइप, ये इन्वर्टर की पाइप, ये इंटरनल वायर इसको बचाते हैं। जैसे आपका ये है इसके अंदर क्या है, बहुत सारी पावर की वायरों के ऊपर एक्चुलेशन है ताकि आपकी तार अंदर वाली ख़राब ना हो। तो चाहे उसको कॉपर बिछानी है चाहे फाइबर दिखानी है अंदर डाल दो, ये भी इतनी मोटी होती है कि आपकी आदमी पैर रख दे इसके ऊपर, क्योंकि ये पिचके नहीं टूटेगी नहीं इतनी आसानी से, जितना ज़्यादा इसके अंदर इंसुलेशन होता है। बच्चे ये तो फाइबर है ना, ये फाइबर में कोई शिल्डेड होती नहीं है इस, हाँ प्रोटेक्शन के लिए है, ये तो आपको प्रोटेक्शन के लिए, टूटे नहीं खराब ना हो उसके लिए होती है। हाँ हो सकता है ऐसा, देखो तार को फाड़ा है, कितना कुछ कचरा निकला है एक तार में से, और इनको फिर रिसाइकल भी कर दिया जाता है, यूज भी कर लेते हैं। कई बार जो अंदर की फाइबर होती है उसको निकाल के वापस के उसको रिसाइकल करके और फिर से तार बनती है दोबारा आपकी। अभी बंद करता है आपका, सिर्फ ये एक आइडिया देना चाह रहा था आपकी, फाइबर एक्चुअली में इंटरनल में उसकी, बट अगर हम अपनी बात करें उन सब चीज़ों की बजाय हमारी जो फाइबर है वो सिर्फ यही है, लो क्वालिटी की वायर है वो, वही आपको देखने को, उससे ज़्यादा अपने नेटवर्क करियर में, मतलब आपके पास जो स्विचेस है बेसिकली, एक ये स्विच है एक ये स्विच है, या ज़्यादा से ज़्यादा राउटर है आपके पास, और उनके अंदर आपको जो तार लगानी है वो आपको मोस्टली सिंगल मोड फाइबर ही मिलेगी। उस सिंगल मोड फाइबर से आपका जो स्विच में पोर्ट होगा वहाँ से आप यहाँ तक तार लगा दोगे। स्विच टू स्विच लगानी हो तो स्विच टू स्विच फाइबर में तार लगाते हो, इसके अंदर जो पोर्ट लगता है उसको हम SFP मॉड्यूल बोलते हैं। वो मैं दोबारा दिखाता होता, आप लास्ट टाइम दिखाता हूँ। SFP मॉड्यूल जो लगाओगे आप ये अंदर वाली तार वाली इसका इस्तेमाल करके, यस यस ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट की स्पीड, नहीं नहीं नॉर्मली जो है ना आपको एंड यूजर में यूज नहीं होती, कहने का मतलब सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्टिविटी देता है, वो स्विच तक आती है, स्विच से तक RJ45 में कन्वर्ट करके हम अपने यूजर्स को दे देते हैं।
बेसिकली हम मोस्टली इसको है ना एंड यूज़र में इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर लैपटॉप जो आप यूज़र बैठा है कंपनी वो फाइबर ऑप्टिक तार लगा रहा है अपने कंप्यूटर में, तो वो हम नहीं होने देते। बेसिकली या तो वायरलेस से यूज़ करते हैं यूज़र, या अपने लैपटॉप या मशीन को, या वायर्ड जो RJ45 वाला जो मैंने IO बॉक्स दिखाया था आपको, आउटपुट बॉक्स जो हर डेस्क पे लगा होता है वो यूज़ करते हैं। ताकि जो है ना आपका मोस्टली जो अभी तक जो सारे पूरे के पूरे जो नॉर्मली यहाँ पर नॉर्थ में सारा का सारा आपका IO बॉक्स के थ्रू RJ45 यूज होता है, बट फाइबर ऑप्टिक सिर्फ कहाँ यूज होता है, जहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है। सर्विस प्रोवाइडर आपको कनेक्शन देता है और सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आपका यहाँ पे देखो जैसे ये है आपका यहाँ से मीडिया कन्वर्टर है बेसिकली, तो हो सकता है देखो दो तीन चीज़ें, जैसे मान लो ये मीडिया कन्वर्टर है, अगर आपको फाइबर का मॉड्यूल यहाँ लगा, फाइबर से आप यहाँ सेफ्टी मॉड्यूल यहाँ पर केबल लगाई, फिर वहाँ से मीडिया कन्वर्टर में लगा दे, तो ये फाइबर भी ये कनेक्टिविटी फिर RJ45 में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे भी होता है। ऐसे ऐसे मैंने बताया स्विच के अंदर आपकी पोर्ट एक्स्ट्रा है, अगर जिस तरीके से मॉड्यूल होता है SFMI मॉड्यूल खरीदना पड़ता है, तो और ये अच्छे खासे डॉलरों में है, उसमें नहीं है। तो या तो आप RJ45 में कन्वर्ट कर ले या फाइबर में कन्वर्ट। ये जैसे ये फाइबर मॉड्यूल है, इसमें दो लगेंगे तारे सिंगल मोड की, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए। तो इस तरह से स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू फायरवॉल, फायरवॉल टू राउटर ज़्यादातर आपकी वहाँ यूज़ होती हैं। और अगर हम देखो तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर हमको एक मॉड्यूल लेके जाएगा, उसके अंदर फाइबर लगी होगी, बट उस मॉड्यूल में के थ्रू, उसका कन्वर्टर के थ्रू वो लैन में कन्वर्ट कर देगा, RJ45 में कन्वर्ट करेगा। और RJ45 में कन्वर्ट करने का फिर हम अपने नॉर्मल स्विच में लगा लेंगे उसको, और वैसे आपके पूरे नेटवर्क में इंटरनेट आ जाएगा। तो वो एक तरीका होता है बेसिकली। हमको कभी भी डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये जो मॉड्यूल हो इस टाइप का मॉड्यूल ISP सर्वर प्रोवाइडर लगा के जो आपके लैन में कन्वर्ट, फिर आप क्या करते हो आगे अपने पूरे लैन में दे देते हो। हम नॉर्मली इंटरनेट जो है जो सिर्फ वो RJ45 के थ्रू यूज, बट बैकएंड से वो फाइबर ऑप्टिक से आ सकता है, नॉट फॉर इंटरनल यूज। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, कॉन्फ़िगर तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, वो हम करेंगे ही बाद में, जैसे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हुए भी। तो आपका ये दो जैसे SFMI मॉड्यूल है, ये आपके दो यानी एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए दो तारे लगेंगे इसमें से, सेंडिंग रिसीविंग। वो आप जब खरीदते हो तो उसके स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है, और आप उसको यहाँ पे डिपेंड करता है, आप चेक करते हो कि कौन सी SFP मॉड्यूल लगेगा। 10 गीगा के बिट का लगेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा रहता है SFP मॉड्यूल है 10 गीग वाला। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा खरीदो, बट 40 गीग वाला खरीदने वाला, 100 गीग वाला खरीदना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। मतलब कि सिस्को के स्विच में अगर कोई दूसरे कोई वेंडर का SFP लगाना है तो हम लगा सकते हैं। हाँ देखो, SFP एक मॉड्यूल है, उसको सिस्को बनाए या कोई और भी बनाएगा चलेगा, स्पेसिफिकली डिपेंड करता है। लेकिन कई जो डिवाइसेस हैं यानी कि कई सिस्को के डिवाइसेस हैं उसमें स्पेसिफाइड होता है कि यही लगेगा। जैसे ये जूनिपर का SFP मॉड्यूल है यहाँ पर, ये देखो, ये आपका 3,000 के जूनिपर के डिवाइस सस्ते आते हैं। अगर आप यही सिस्को के देखोगे तो इसमें 20,000 के आते हैं। तो डिपेंड करता है। नॉर्मली ये जो कनेक्टर जो कभी कभी आपके कुछ डिवाइसेस हैं वो चल भी जाते हैं, बस वो कॉन्फ़िगरेशन में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे कई कई बार कमांड नहीं लेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम आती है। इसलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर सिस्को का ले रहे हैं तो सिस्को का ही SFP मॉड्यूल खरीदें। ये जो कॉन्फ़िगरेशन का कमांड भी कुछ होता है दूसरे वेंडर का यूज करने का, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कमांड। क्या बोला तुमने? सिस्को के स्विच में जूनिपर का यूज करना है उसका कमांड। नहीं नहीं, वो कमांड स्पेसिफिकली वही सिस्को की ही चलेंगी, उसके ऊपर कमांड कोई ऐसा है कोई अलग से कमांड होगी या कुछ होगा उसमें, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको SFP के ऊपर काम करने का मूल्य ले जाए, SFP के काम करना बहुत मुश्किल, रेयर ही चांस होते हैं।
और एसएफपी मॉड्यूल आपको इंडिया में बहुत ही कम मिलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी के पास ही होते हैं। फाइबर ऑप्टिक या डेटा सेंटर में आप काम करेंगे तब आपको मिलेगा। बस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जो नयल की कॉन्फ़िगरेशन, जो इथरनेट की कॉन्फ़िगरेशन करके वैसी होगी, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिस्को की डिवाइसेस है तो वहाँ पे सिस्को का ही मॉड्यूल लगाना प्रेफरेबल होगा। कि मैं ऐसा नहीं कि सिस्को में जूनिपर का मॉड्यूल लगा रहे या किसी और कंपनी का मॉड्यूल लगा, तो बेसिकली वो लोग फिर आगे अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एसएफपी टीयर 1 वाले जो हमारे फाइबर ऑप्टिक्स आते हैं वहाँ पर, उस पर हम बड़े बड़े डेटा, हाँ वहाँ वो तो यूज़ होते ही हैं। वहाँ जो अमेजोन का डेटा सेंटर है, जो मैं आपको सॉफ्टवेयर का डेटा सेंटर दिखा रहा है, तो वहाँ पर जो डिवाइसेस टू डिवाइसेस यूज होते हैं, लेकिन जो इंटरनल हमारे लैन नेटवर्क है उसमें बहुत कम यूज होते हैं। वो तो होते ही हैं, करेक्ट। किसमें? हाँ, अपलिंक्स के तौर पर मैंने बोला ना आपके, हमेशा अपलिंक्स में यूज़ हो सकते हैं। मान लो मेरी ये कंपनी और अच्छी कंपनी है, मेरे पास पैसे हैं, मैंने अच्छी कंपनी के स्विच लगा रखे हैं, सिस्को के लगा रखे हैं मान लो, तो मैं अपलिंक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। स्विच टू स्विच मैंने बोला आपको, उसकी स्विच की दो स्विच के बीच में, स्विच के राउटर के बीच में, तो आप तब आप इनको फाइबर को यूज कर सकते हो, क्योंकि हाई स्पीड डाटा फेंक सकते हैं, 10 Gbps 40 Gbps तक डाटा सेंड रिसीव कर सकते, तो वो अच्छी स्पीड है डिवाइसेस के बीच में। डिवाइसेस के बीच में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, बट एज ए लैन हम इसको यूज़ नहीं करते। किसके बारे में? किसी को सुनाई दिया क्या बोला? मास्क जो ISP मग्स, क्या चीज मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे। मग्स, अच्छा। मक्स मक्स तो यार डिवाइस होती है आपकी। हाँ, वो तो मक्स में क्या होता है आपकी, वो मक्स में आप क्या क्या कर सकते हो, ये एक डिवाइस होती है। आपको दिखा देता हूँ मक्स का। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कन्वर्ट करता है उसको, वो कन्वर्ट करता है आपकी लैन में कन्वर्ट करे या मल्टी पे कन्वर्ट करे जैसा, जैसे कोई सिटी में फाइबर आ रही है उसको लैन में कन्वर्ट करके देगा, वही होता है मक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता। वैसे कन्वर्टर बोलते हैं उसको, मॉक्स भी बोलते हैं, बट स्प्लिटर भी बोल सकते हैं। स्प्लिटर का मतलब ऐसे जो होता है कि एक चीज को दूसरे स्प्लिट कर रहा था उसको। राइट राइट। कर दिया म्यूट सबको। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दे देता हूँ दोबारा से, तो आपका यहाँ पर देखते हो सिंगल मोड मल्टी मोड रिक्वायर्स वेरी स्टेट पाथ मल्टी पाथ, मतलब इसमें कोस्टिंग वर्स में इसका जो डिस्टेंस होता है 4 किलोमीटर। यूजिस लेजर एज ए लाइट सोर्सेज, लेजर जाती है इसके अंदर क्योंकि दूर तक जाता है। इसके अंदर एलडीजी का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। लेज़र जो आपकी सिंगल मोड मल्टी मोड है वो आपके अलग अलग हैं। जो कनेक्टर आपको बताए चैसिस सबका, वो तारें यूज होती है। और ये जो आप यहाँ पे पैच पैनल देख रहे हो, या फिर जो आपका एस एफ पी पोर्ट होगा,
उसमें सिंगल आपकी जो सिंगल मोड लगेगी, सिंप्लेक्स लगेगी, तो आपकी सेंडिंग के लिए रिसीविंग के लिए अलग यूज हो सकती हैं। ठीक। फाइबर का हो गया, कैसे कौन सी केबल होती हैं, चलते हैं आगे। उसमें ज्वाइंट होता है बेसिकली, तो उसको ज्वाइंट ही बोलते हैं। स्पेसिफिकली नाम तो मेरे को भी नहीं पता, पर उसको बट वो ज्वाइंट्स होता है उसके अंदर। जब वो मेन उनकी तार आती है जहां से, वहां से वो ज्वाइंट करते हैं उसको, उसके अंदर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। हम्म। यस। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसको। ओके, तो नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो आपका जो 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 कनेक्ट जो कनेक्टिविटी होती है, जो स्टार्टिंग में जो कंपनियां जुड़ी, जो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जुड़ी, धीरे धीरे आपके चेंज होता गया। जो आपका जो नेटवर्क यानी जो कनेक्टिविटी थी, तो वो आरपानेट के थ्रू स्टार्ट हुई थी। यानी कि आरपानेट ने जो आपके की यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया। वहाँ पे पहले एनसीपी प्रोटोकॉल यूज होता था, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका कुछ और प्रोटोकॉल आया था। उसके बाद एनसीपी के जिसको हम उसके बाद टीसीपी आईपी आया था। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था ये, जो ज़्यादातर डिफेंस में यूज होता था। इसको हमने नाम रख दिया, इसको इसका एक मॉडल बनाया, उसका नाम था डीओडी मॉडल। ये जो डीओडी मॉडल था, इसको हम बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। ये आया था 1974 में। अब ये मॉडल किसके लिए बनाया इन्होंने? ये बनाया ना आपका आपको हाउ यू आर इंटरनेट पैकेट मूव्स। तो आपके इंटरनेट पैकेट कैसे मूव करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एग्जैक्टली कैसे वर्किंग हो रही है, उसको उसके लिए डीओडी मॉडल बनाया गया। लेकिन इस डीओडी मॉडल को, ये जो फिजिकली हमारा मॉडल है वो एक डीओडी मॉडल यूज होता है, ये टीसीपी आईपी मॉडल भी बोल सकते हैं। लेकिन 1980 में आपका एक और मॉडल आया, उसको हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल। जो ओएसआई मॉडल है, ये एजुकेशनल मॉडल भी बोल सकते हो इसको आप एजुकेशनल मॉडल भी बोल सकते हो। ये एजुकेशनल मॉडल इसको इसलिए बोला जाता है, इसके थ्रू हम ये समझ आता है कि हमारे जो पैकेट्स हैं डिवाइसेस में कैसे मूव करते हैं, एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन कैसे हमारा पैकेट जाता है, वो हमें ओएसआई मॉडल यानी ये जो ओएसआई मॉडल है उससे पता लगता है। और ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं, इन 7 लेयर्स के थ्रू हमारा पैकेट स्टेप बाय स्टेप कैसे मूव करता है एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक, और वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। और 7 लेयर जो होती है, सबसे पहली लेयर होती है इसकी, इसके अंदर जो है ओएसआई मॉडल की हम स्पेसिफिक की बात करें, वो हमेशा ओएसआई मॉडल है, दो कंप्यूटर्स के बीच में पेश किया जाता है। ये कंप्यूटर आपका एक ये कंप्यूटर है,
ये आपका कंप्यूटर बी है। ठीक है, आपका जो डेटा है यहाँ से इस तरह से फ्लो होगा ऊपर से नीचे। इस तरह से फ्लो होगा ऊपर से नीचे, इधर से डेटा है आपका नीचे से ऊपर तक जाएगा। ये रिसीव करेगा या यहाँ से सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा। जब सेंड करेगा तो डेटा ऊपर से नीचे जाएगा और जब रिसीव करेगा तो नीचे से ऊपर डेटा जाएगा, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि डेटा सेंड हो रहा है, यहाँ पर डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक, और यहाँ से ये जो प्रोसेस है एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, दूसरे डेस्टिनेशन तक डेटा जाने का, उसको हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं। अब इसके अंदर लेयर्स होती हैं आपकी। ये जो डेटा स्टार्ट होता है वो हमारा लेयर 7 से स्टार्ट होता है डेटा हमारा, और इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है और समझना भी है, क्योंकि जो ये ओएसआई मॉडल है जिसकी क्वेश्चन भी आज बहुत आते हैं जिसके। दूसरा, इसके इसके जो एग्ज़ाम के अलावा जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू भी आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है ओएसआई मॉडल के रिगार्डिंग। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को एक बार समझने के बाद आपको याद भी रखना है, मतलब इसका रट्टा भी मारना पड़ेगा, ये कह सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ यही है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर से क्या क्या होता है, कौन सी लेयर में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। बेसिकली ये है क्या है, ये आपकी स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कि कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में हिंदी चलती है, हिंदी में बात करते हैं, या इंग्लिश हमारी पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कहीं किसी भी कंट्री में चले जाओ इंग्लिश में बात ही कर सकते हैं। लेकिन रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो कंप्यूटर्स के बीच में फॉलो होती है डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए। डेटा चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे प्रिंटर से जा रहा हो, चाहे आपकी वॉइस एंड वीडियो जा रही है, चाहे कुछ भी हो, XYZ, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ रूल एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड लैंग्वेज। प्रोटोकॉल भी को भी बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल इज ए लैंग्वेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेट ऑफ इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब या लैंग्वेज का मतलब वही है कि कोई भी एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आपकी ये चीज ऐसे ही कम्युनिकेट करेगी। कहने का मतलब दो ह्यूमन बीइंग जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो हिंदी बोल के कम्युनिकेट करेंगे, वो फ्रेंच बोल के करेंगे, या फिर वो इंग्लिश बोल करके करेंगे, जो भी लैंग्वेज बना दी गई उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। जो आपको पढ़ना पड़ता है नेटवर्क एग्जैक्टली कैसे बात कर रहा है उसको समझने के लिए। ठीक है, जो ओएसआई मॉडल है, ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इट जस्ट है मॉडल विच एग्जैक्टली टेल्स यू कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, हाउ कम्युनिकेशन कंप्यूटर आर गेटिंग कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ये जो कम्युनिकेशन है इसको सर्टिफाइड किया है आईएसओ ने। अब आईएसओ आपने सुना ही होगा, आईएसओ सर्टिफाइड, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी जो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये गलत है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आपको, लोगों को यही बताते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप इसको लिखते हम आईएसओ, बट एग्जैक्टली में हम अगर इसको बोलोगे तो इसको आपको ऐसा बोलना पड़े कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्पेसिफिकली इसको ऐसे ही बोला जाता है, इसको ऐसे बोल दो इंटरनेशनल। बट इसको लिखने के लिए आपको इंटरनेशनल या बताने के लिए कुछ को पूछोगे, इंटरव्यू पूछोगे व्हाट इज अ फुल फॉर्म, व्हाट इज आईएसओ, तो आप ये बोलोगे आईएसओ is a standard is a non-profitable company which provides the standardization to a specific model or to a specific product to a specific rule and regulations। तो ये ISO एक सिर्फ एक
आपकी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है, जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसलिए कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो ये आईएसओ ने क्या किया है, ओएसआई मॉडल को सर्टिफिकेशन दिया है। ओएसआई मॉडल जो आईएसओ सर्टिफाइड है, इज ओएसआई मॉडल इज आईएसओ सर्टिफाइड, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। और हमेशा याद करना ये आपको, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन है। जो आईएसओ आपने देखा, आईएसआई मार्क भी देखा है, वो भी इसी टाइप का होता है, वो उसमें होता है आईएसओ 9001 कंपनी, 7001 कंपनी, ऐसे भी होता है। कुछ कंपनीज को स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है, वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड कर डिसाइड करती है। जो आपने जो एक मॉडल बनाया है, रूल एंड रेगुलेशन बनाया है, वो उससे किसी को हार्म तो नहीं हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, या हमारे सिस्टम को हार्म तो नहीं हो रहा है, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो बेसिक ओएसआई मॉडल बनाया गया था, बाद में डीओडी मॉडल का है। कई लोग सोचते हैं ओएसआई मॉडल पहले आया, बीओडी मॉडल, टीसीपी मॉडल बाद में आया। बिकॉज यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल कम लेयर होती हैं और ओएसआई मॉडल में ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली आए तो टीसीपी आईपी पहले था, क्योंकि उसमें कम लेयर्स होती हैं बेसिकली, पर उसको एक्सपेंड इसलिए किया गया, उसको ओएसआई मॉडल में कन्वर्ट इसलिए किया गया ताकि हम सब लोगों को, यानी नेटवर्क समझना चाहते हैं उनको समझने में आसानी हो। बट किसी चीज़ को ज़्यादा स्टेप्स में तोड़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आए, किसी चीज़ को कम स्टेप्स में तोड़ेंगे तो कम समझ में, इसलिए ओएसआई मॉडल को एजुकेशनल मॉडल भी बोला जाएगा। जी हमेशा याद करना, जब भी ओएसआई मॉडल का लिख करके किसी को एग्जाम्पल बना रहे तो दोनों जगह पे पीसी बनाना जरूरी है। अगर आप एक जगह पीसी बना करके या ऐसे ही लेयर्स लिख करके बता रहे तो वो भी गलत है। बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसा करते हैं कि बस ओएसआई मॉडल को क्या करते हैं, लेयर लिख देते हैं, हो गया ओएसआई मॉडल, वो ओएसआई मॉडल नहीं है। तो आपका वो वो उन्होंने डिजाइन किया इस तरह से, इसके अंदर 7 लेयर, उन 7 लेयरों में क्या क्या होगा वो हम समझेंगे, क्यों क्यों बनाए गए वो अभी हम समझेंगे। लेयर 6, लेयर 5 कौन सी होती है? लेयर 5 इज प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 7 is application, layer 6 is presentation, layer 5 is session. This is correct layer, not what exactly you all are saying. Layer 4 is, who will tell? Yes, transport layer. Good, good. Layer 3, who's no? Network layer, yes. Layer 2 is data link layer. Layer 1 is physical layer. Yes, good. ठीक है, तो अपनी ये जो लेयर है ये आपकी दोनों तरफ होती हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, सेम ही दोनों तरफ आपकी। बेसिकली अगर आपने यहाँ भी ध्यान दो कि यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या चीज़ है, आपका निक कार्ड लगा हुआ है। ये निक कार्ड के अंदर ही होती है, यानी कि निक से ही शुरू होती हैं, निक होना बहुत ज़रूरी है। वहीं से स्पेसिफिकली देखा है तो ओएसआई मॉडल चलता है, यानी उसी वे में चलता है, वो भी हम समझेंगे। बेसिकली ये आपका निक कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या लैन कार्ड, ये चीज़ें याद रखने उसी के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं है, बस निक से ही शुरू होती हैं ये सारी चीज़ें। तो अब एप्लीकेशन लेयर, अगर आप देखोगे एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा समझ लेते, फिर डीप में जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली जो आपके आप पास एक पेड MS पेड यूज़ करते हो सब लोग, या नोट पैड की फाइल है, तो वो एक्चुअली में क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में आपने कुछ लिखा, यानी कुछ डेटा को क्रिएट किया,
फिर प्रेजेंटेशन में उसको आप प्रेजेंट करें कि वो किस टाइप का डेटा है, वो पेंट की फाइल है, इमेज की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या अगर पेंट की होगी तो डॉट बीएमपी लगा देंगे, उसको डॉट जेपीजी लगा देंगे, तो इमेज की फाइल होगी तो डॉट जेबीजी लगा देंगे, अगर टेक्स्ट की फाइल हो तो डॉट टीएक्सटी लगा देंगे, डॉट की होगी तो डॉट डीओसी लग जाएगा, डॉक डॉक पीडीएफ में हो डॉट पीडीएफ लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइल के टाइप्स हैं आपके, यानी कि किस फाइल में प्रेजेंटेशन क्या करती, कैसे एग्जैक्टली वो किस फॉर्म में दिखेगा वो डेटा, उसको डिसाइड करेगी। गाइस पहले सुन लो, बीच में बाद में बोलना। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेयर में क्या हो रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपका पेंट है, जो भी एप्लीकेशन टाइप की एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, नोटपैड है, वो सब क्या है, एप्लीकेशन है। वो सारी एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा बन रहा है उसको प्रेजेंट करने का काम किसका है, प्रेजेंटेशन लेयर का। लेकिन बन कहाँ पर रहा है वो डेटा, एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में हमने डेटा डिसाइड किया कि क्या है हमारा डेटा, प्रेजेंटेशन ने देखा कि भाई उसको प्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, जेपीजी के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, डॉक में प्रेजेंट करूंगा, पीडीएफ में प्रेजेंट करूंगा, कॉन्टेक्स्ट फाइल है, पिक्चर फाइल है, या मूवी की कोई फाइल है। तो वो सारी चीजें जो हो गई आपकी एक सचर प्रेजेंटेशन में हो गई। जो सेशन लेयर है आपकी, सेशन लेयर क्या करती है, यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। सेशन लेयर चेक करती है मुझे भेजना क्या है, आपको डेटा भेजना है, कहाँ भेजना है। ये जो सेशन लेयर है वो दूसरे कंप्यूटर से सेशन बनाने का काम करती है, यानी कि एक सेशन क्रिएट करने का काम करती है कि मेरे को अगर किस कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो उन दोनों के बेसिकली ये जो सेशन है वो एप्लीकेशन के बीच में बनता है। मान लो आप यहाँ पर अगर हम बात करें कोई रिमोट डेस्कटॉप का, जैसे टीम व्यूअर है, टीम व्यूअर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और इस कंप्यूटर पे टीम व्यूअर एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो एप्लीकेशन तो कौन सी होगी, टीम व्यूअर। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, जो आप यूज का रिमोट डेस्कटॉप ले रहे हैं, सेशन लेयर में क्या हो रहा है, टीम व्यूअर की एप्लीकेशन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक सेशन बनेगा। वो ये डिसाइड करेगा कि डेटा को लेकर के कहाँ जाना है या कैसे लेकर के जाना है, तो वो आपके सेशन बना देगा ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। तो कहने का मतलब, अगर मान लो अपने फ्रेंड को कोई पैकेट भेजना है तो आप क्या करोगे, वो आप फोन नंबर मांगोगे, उसको पूछोगे आप तेरा एड्रेस क्या है, तेरा जो सेशन मेरे को कनेक्टिविटी की ऑप्शन बताओ। तो ये सेशन लेयर है, एक सेशन बनाने का काम करेगी, एक पाथ से दूसरे सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक। जो ट्रांसपोर्ट रिलेशन है बेसिकली हमारा जो काम है इन 4 लेयर का है, यानी कि नेटवर्क, एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमको सबसे ज्यादा इनके साथ डील करना है। इनको भी हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया इनके अंदर क्या क्या होता है, बट स्पेसिफिकली हमारा जो काम है इन 4 लेयर का कोई ज्यादा समझने का नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली डाटा आ कैसे रहा है। तो ये जो काम हो गया, सेशन बन गया, ठीक है, उसको पता लग गया मेरे को भेजना है किसी को डेटा, और ये मेरा डेटा है और ये इसने प्रेजेंट करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट लेटर में क्या होता है आपका, यहाँ पर प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि टीसीपी से आपको डेटा भेजना है। अब ये टीसीपी क्या है आपका, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जैसे एनसीपी प्रोटोकॉल स्टार्टिंग में आया था आरपानेट के टाइप पे, बिल्कुल जब ये स्टार्टिंग हुई थी आपकी तब आया था एनसीपी प्रोटोकॉल। ये एनसीपी प्रोटोकॉल के बाद टीसीपी प्रोटोकॉल आई। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है आपका वो पहले से स्टैंडर्डाइज है, पहले से बना हुआ है। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये टीसीपी प्रोटोकॉल आपका क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर कोई डाटा आपने यहाँ से भेजा है इसको और वो डाटा बीच में लॉस्ट हो जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो उसको वापस से आएगी। यानी कि अगर मैंने कुछ बोला, आपने बोला सर मुझे तो रिसीव नहीं हुआ, तो मैं उस चीज को दोबारा भेजूंगा क्योंकि मुझे एक्नॉलेजमेंट आ रही है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब मुझे पता लग रहा है कि स्पेसिफिकली कि कौन सा डेटा भेजा था, वो डेटा गया कि नहीं, कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो उसके उस टाइप का हमें कम्युनिकेशन यूज करना है। तो हम यहाँ पे टीसीपी का इस्तेमाल करेंगे। एक और प्रोटोकॉल होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, उसको हम बोलते हैं यूडीपी। यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
तो टीसीपी जैसे मैंने कहा कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, और ये जो यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस का मतलब ये है कि मैंने डेटा भेज दिया, किसी को मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब अगर आप किसी को वीडियो वॉइस भेज रहे हो या लाइव कुछ सुन रहे हो, आपके पास मैच देख रहे हो, तो वो आप ये सोच सकते हो वो यूडीपी के थ्रू आ रहा है, क्योंकि आप वहां पे उसको आप कुछ बीच में सीन कट हो गया या कोई चीज प्रॉब्लम हो गई या लाइव आपका चल रहा है, वो उन सबको हम क्या बोलते हैं, वो साथ साथ डेटा जो आपका रहा है, वो चाहे वॉइस एंड वीडियो ही है, वो आपकी यूडीपी कम्युनिकेशन के थ्रू आ रही, ताकि वो उससे कोई मतलब नहीं कि वो पहुंचा है ना पहुंचा है, डिले हुआ है या फिर दोबारा से नहीं मिलेगा, पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, उस सीन में मैं दोबारा नहीं सकता या वो चीज मैं दोबारा नहीं देख सकता। लेकिन जो टीसीपी है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो एक्नॉलेजमेंट देता है, उसको हम और भी समझेंगे बाद में थोड़ा और डिटेल में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ ये डिसाइड होता है आपका कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके मेरा डेटा यहाँ से वहां जाएगा। और ट्रांसपोर्ट लेटर में क्या होता है, आपकी सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या है अभी समझते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है क्या है कि अब जो डेटा जा रहा है उसको मैं इकट्ठा नहीं भेज सकता। मान लो मेरे पास अभी 20 MB का डेटा है, 10 बाइट का डेटा है, उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे पैकेट्स में और उसके ऊपर नंबरिंग कर देते हो। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन होगी, सीक्वेंसिंग होगी, लेबलिंग होगी। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि उसके ऊपर लगा देगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो वो सब काम कहाँ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये हमें समझ के रखना है और याद करके रखना है कि कौन सी लेयर में कौन क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन डिसाइड होती है जिसमें आपका काम हो रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर में वो डिसाइड करता है किस टाइप की फाइल है। अभी मैं बहुत नॉर्मल लेवल पे समझा रहा हूँ। सेशन लेयर में दो कंप्यूटर्स के बीच में सेशन को जनरेट करते हैं भेजने से पहले। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में डिसाइड होता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपकी सेगमेंटेशन होती है, यानी कि पैकेट्स को तोड़ा जाता है। फिर उसके ऊपर लेबलिंग होती है, सीक्वेंसिंग होती है कि मार्क किया जाता है पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ताकि कोई अगर कोई पैकेट मिस हो जाए और टीसीपी यूज कर रहा है तो मुझे पता लग जाए कि ताकि उसकी कॉपी दोबारा भेज सकूं। तो ये सब काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग मैंने पहले ही बताया कि लॉजिकल एड्रेस का कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो लगता है यहाँ पर। आईपी एड्रेस जो कौन सा है, यानी सोर्स एड्रेस कौन सा है, यानी किस आईपी एड्रेस से मैं बाहर जाने वाला हूँ, उसकी जो मार्किंग है वो नेटवर्क लेयर पे होती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी और भी प्रोटोकॉल काम करती है नेटवर्क लेयर में, जैसे आईसीएमपी काम करता है, यानी पिंग वाला जो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कनेक्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो पिंग करते हो किसी कंप्यूटर को, गूगल को पिंग करते हो, जैसे कमांड प्रमोट से दिखाया था, हम लोग पिंग करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। पिंग ए स्मॉल टूल है या स्मॉल कमांड बोल सकते हैं, जिसके पीछे प्रोटोकॉल है वो आईसीएमपी नाम का प्रोटोकॉल है जो काम करते हैं, जिसको इंटरनेट कनेक्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक और होता है जो आईजीएमपी होता है, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल, उससे कोई लेना देना, ये वो वॉइसिंग वो ग्रुप में जाता है। बेसिकली हमारे पास पिंग है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, आपका वो आपका आईपी को लेकर के काम करता है। आपका आईपी क्या है, पिंग करते हो जब आपके पास उसका आईपी होना चाहिए पिंग करने के लिए, नेम होना चाहिए। नेम तो पीछे से क्या होता है आईपी में ही कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें नेम रेजुलेशन हो जाता है डीएनएस के थ्रू। जो आपका नेटवर्क लेयर हो बेसिकली लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाता है। आईपी एड्रेस क्या होगा उस कंप्यूटर का क्या है वो चेक करता है, उसके हिसाब से आगे पैकेट को किसको दे देता है, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये मैक एड्रेस देखता है, उसका मैक एड्रेस है कि नहीं है, सोर्स मैक एड्रेस है कि नहीं है। एलएलसी होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होते हैं। जो लिंक आपका जाने वाला है, लिंक जिसके थ्रू जो मीडिया आपका यूज हो रहा है उसके थ्रू उसके पहले एक चेक करता है कि हमारा मैक एड्रेस ठीक है, जो डेटा ऊपर से नीचे तक पहुंचा है मेरे पास, यानी कि वो एप्लीकेशन में था, फिर प्रेजेंटेशन में आया, फिर सेशन में आया, फिर उसके पास टीसीपी जुड़ गया, फिर उसके साथ आईपी लेयर 2 में उसके साथ मैक जोड़ दिया। ये सब चीजें जो जुड़ गई उस डेटा के साथ में, तो वो साथ में भी ये भी चेक करता है कि वो चेकसम चेक करेगा। उसका चेकसम मतलब उसकी जो इंटीग्रिटी है वो चेक करेगा। वो चेकसम और इंटीग्रिटी का क्या मतलब, जो इंटीग्रिटी जो डेटा ऊपर से आया वही सेम ही तो है, उसमें कोई छेड़खाड़ी तो नहीं हुई, बीच में उसे किसी ने छेड़ा तो नहीं है उसको,
तो उसकी उसकी जो पवित्रता है, ऐसा कह सकते हो, वो डेटा की पवित्रता चेक कर रहे हैं, जो ऊपर से आई है वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिजिकल लेयर में क्या होता है, जो तार आपकी जा रही है, फिजिकल लेयर में क्या है, तार ही जाए इधर से उधर जा रही है, यानी कि चाहे वो यूटीपी केबल हो, चाहे एसटीपी हो, चाहे फाइबर केबल हो, चाहे कोई भी केबल हो, चाहे फिजिकल लेयर में तार जा रही है बेसिकली, चाहे वो हब के थ्रू जा रही है, चाहे स्विच के थ्रू जा रही है, वो बात की बात है। बट आपकी तार इधर से उधर जा रही है, दो कंप्यूटर को डायरेक्ट भी जोड़ेंगे तो फिजिकली में वो क्या करेगा, सारे डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और डेटा को इधर से उधर भेज देगा। और जब डेटा इस कंप्यूटर के पास आ गया है, यानी कि इस फिजिकल लेयर के पास, फिजिकल लेयर क्या करेगी, उस डेटा को किसको दे, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक पूछेगा तेरा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, कहाँ से आया है, तो ये बताया कि मेरा मैक एड्रेस ये है, यानी मान लो ये मेरा मैक एड्रेस ए है, ये कहे ठीक है, मैं जहाँ पे तू है मेरा तो बी है, ये अपना भी बता देगा इसको। और फिर ये पैकेट किसको चला जाएगा, ये फ्रेम किसको चला जाएगा, ये नेटवर्क लेयर को चला। नेटवर्क लेयर पूछेगी तुम किस आईपी के लिए आए हो, तुम्हारा आईपी क्या है, तो ये मेरा आईपी 10.1 है, मुझे जाना 10.2 के बाद, ठीक है मैं हूँ 10.2। अब ये अपने बारे में बता कि मैं भी 10.2 हूँ। ये पैकेट किसको देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चेक करेगी, तुम किसके थ्रू आए हो, टीसीपी के थ्रू आए हो या यूडीपी के थ्रू आए हो। ये कहेगा मैं टीसीपी के थ्रू आएगा, ठीक है तुम्हारे 10 पैकेट होने चाहिए टीसीपी की फॉर्मेट के हिसाब से, तो 10 के 10 आ गए। अगर नहीं आए तो वापिस से ये पैकेट फेंक देगा, बोलेगा इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को जाकर के भाई मेरे को 5वें नंबर का पैकेट नहीं है, दोबारा भेजो। फिर वो दोबारा भेजेगा उसी पैकेट को। जब इसको सारे पैकेट मिल जाएंगे तो इसको क्या करेगा, असेंबल करेगा। ठीक है, असेंबल करने के बाद पूरा फुल पैकेट बन जाएगा और सेशन लेयर को बोलेगा कि भाई ये काम करो, मैं सेशन तोड़ सकते हो क्योंकि मेरे को पैकेट मिल गया है। सेक्शन कहेगा ठीक है पैकेट मिल गया, ये पैकेट किसको जाएगा, प्रेजेंटेशन को। ये उसको खोल के देखेगा डेटा को कि तुम कौन से चीज का डेटा हो, तुम डॉक्यूमेंट हो, तुम टेक्स्ट फाइल हो, किस चीज का फाइल हो, वो चेक करेगा। उसके बाद वो एप्लीकेशन को दे देगा। फिर यहाँ पे पीडीएफ होगा, फाइल खुल जाएगी। तो ये फाइल यहाँ से बनाने से लेकर के फाइल ओपन होने तक इन लेयर्स के थ्रू आपका डेटा जाता है, जिनमें से जो हमारी चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली लेयर है आपकी, वो ज़्यादा यूज इम्पोर्टेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे नेटवर्क से रिलेटेड है, जैसे टीसीपी यूडीपी है, से लॉजिकल एड्रेसिंग है, मैक एड्रेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। मैं सिर्फ आपको अभी ओवरव्यू दिया है कि दो पीसी आपस में कैसे फाइल भेजते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। जिस चीज से भी कम्युनिकेट करें उसकी एप्लीकेशन होगी। बिना एप्लीकेशन, बिना सॉफ्टवेयर, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई भी कम्युनिकेट करेगा नहीं। तो इस तरीके से आपका 7 to 1 और जब पहुंचने वाला होता है उस पर 1 to 7, तो इस तरीके से आपका डाटा काम करता है। यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हो, ये लेयर्स के जो नाम है ABS-TCTD, यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क या डेटा फिजिकल। इसको भी तरीके से याद कर सकते हो। जैसे अगर आप नीचे से याद करना चाहो तो इसको हम बोल सकते हैं प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। P का मतलब प्लीज, D का मतलब डू नॉट, डू का मतलब, N का मतलब नॉट, T का मतलब थ्रो, S का मतलब सेशन, सॉसेज, P का मतलब पिज्जा, A का मतलब अवे। तो वो आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे अपने हिसाब से, अगर आपको याद करना है। वैसे मुझे वैसे ही याद रहती है PSTNDP, तो उल्टा मैं तो ऊपर से याद रख करता 7 to 1, 1 से 7 याद रख लो या 1 to 7 याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, 7 to 1, 1 to 7। बट आपको ये सातों लेयर याद होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेंगे यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल की सेशन क्रिएशन हैपनिंग ऑन विच लेयर, तो आप वहाँ पे लिखा होगा, ऑप्शन दिए होंगे, वो आपको वहाँ चूज करना है कि सेशन लेयर। वहाँ पे लिखा होगा कि टीसीपी यूडीपी वर्क्स ऑन विच लेयर, तो आप बताओगे टीसीपी यूडीपी वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कोई पूछेगा कि आपका मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करते हो, आप बोलोगे डेटा लिंक लेयर। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर आंसर देने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। अभी हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया, हम और भी डिटेल में इसको समझने वाले हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो ये स्पेसिफिकली जो आपका OSI मॉडल है वो आपको
बहुत अच्छे से सिंपल रखना है। किसी इसी के बेस पे आपको ट्रबल शूटिंग करें, कहने का मतलब कि आपका डेटा कहाँ फंसा जाके, वो आप इसी लेयर्स के थ्रू भी समझ सकते हो कि आपका डाटा में कहाँ प्रॉब्लम है। और इस डेटा को, जब ये डेटा यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको कैप्चर भी कर सकते हो। कैप्चर करने के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वन ऑफ द रैपिडिड टूल है आपका वायर शार्क। वायर शार्क जो टूल है वो क्या करता है, आपके पैकेट को कैप्चर कर, लेकिन आप उसको पैकेट को खोलोगे, ओपन करोगे तो क्या क्या दिखाएगा, सोर्स आईपी दिखाएगा, डेस्टिनेशन आईपी दिखाएगा, सोर्स मैक दिखाएगा, डेस्टिनेशन मैक दिखाएगा, क्या नाम है, डेटा किस टाइप का था वो दिखाएगा। वो सारी चीज़ें, वो डिटेल क्या है इस पैकेट के अंदर दिखाएगा, ताकि अगर आपको चेक करना हो कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई तो आप उस पैकेट को खोल के देख भी सकते। तो हम भी देखेंगे जब आपका एक पैकेट जाएगा तो हम यहाँ पर भी हम भी देख सकते हैं स्पेसिफिकली। लेकिन उसको क्या बोलते हैं, टीसीपी आईपी का हेडर बोलते हैं उसको। टीसीपी जो आईपी जो हमारा एक्चुअली में प्रोटोकॉल है, जो हमारा मेन प्रोटोकॉल काम कर रहा है इन सब के पीछे, जो कम्युनिकेट करवा के दे रहा है सब कुछ, वो आपका कौन सा है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का एक हेडर होता है। हेडर फॉर्मेट में क्या होता है, वही सब होते हैं, सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी होता है, चेकसम होता है, एलएलसी होती है, मैक एड्रेस होता है, डेटा होता है, वो सब होता है, इंटीग्रिटी चेक होती है। वो सारी चीजें क्या होती है, टीसीपी आईपी के हेडर में होती हैं, वो दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये टीसीपी आईपी का हेडर, यानी ये क्या है, ये सारी चीजें जिसके अंदर भरी हुई होती हैं, तभी ये पैकेट इधर से उधर मूव करता है। जब वो मूव करता है तो उसको पता लगता है किस टाइप का आ रहा है। तो कहने का मतलब एक टाइप की लिस्ट है। तो मैंने आपको एक लिस्ट दी, पकड़ा दी, और आप ये देख रहे हो, अच्छा ये सामान आ गया, ये सामान आ गया, चेक करते जा रहे हो, तो ये नहीं आया तो फिर आप फोन करके बोलते हो ये तो आया नहीं, मैं बोलूँगा ठीक है दोबारा भेज देता हूँ। तो ये तरीके से एक सेंडिंग और रिसीविंग की प्रोसेस है, दो कंप्यूटर्स के बीच में, कह सकते हैं दो स्विचेस के बीच में, दो राउटर के बीच में। बट वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लेयर पे काम करेंगे। जैसे हम बात करेंगे, अगर हमारा स्विच जो है वो नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर समझता ही नहीं है। वो क्या समझ सकता है, स्विच सिर्फ और सिर्फ डाटा लिंक लेयर। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है। उसको तो ये देखना है कि मैक एड्रेस क्या आया है। नेटवर्क लेयर में कौन काम करता है, राउटर काम करता है, उसको देखना है कि आईपी एड्रेसिंग है कि नहीं। तो वो जो हमारी कुछ डिवाइसेस हैं वो लेयर के हिसाब से काम करती हैं, और जिस लेयर में वो काम करती हैं वहां से शुरू होता है उनका पैकेट मूव होना। पैकेट बोल दो, फ्रेम बोल दो, ऐसे फ्रेम बोला जाता है डेटा लिंक लेयर पर, पैकेट बोला जाता है नेटवर्क लेयर पे, और सिग्नल बोला जाता है फिजिकल लेयर पे। तो हमारा जो डेटा है वो जो हमारे डिवाइसेस हैं वो उसी हिसाब से काम करती हैं। हालांकि हमारा जो राउटर है वो भी, वो आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम कर सकता है, बट स्पेसिफिकली हमारा जो पीसी है वो आपका इन सारी लेयर्स पे काम करता है। और हमारी जो फायरवॉल है वो भी इन सारी लेयर्स पे काम कर सकती हैं, कैन बी। बट बेसिकली हम बात करेंगे फायरवॉल उसी लेयर पे फॉल करती है, वो भी लेयर 3 पे फॉल करती है। फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया, वायरलेस राउटर हो गया, वो सब आपके लेयर 3 पे फॉल करते हैं, और लेयर 2 पे आपके स्विच या ब्रिज फॉल करते हैं, चाहे वो लेयर 3, लेयर 2 स्विच हो, लेयर 3 स्विच हो। अब लेयर 3 स्विच होगा वो नेटवर्क लेयर पे भी फॉल करेगा, बट उसके बाद हम नहीं करेंगे क्योंकि बताया नहीं आपको। और दूसरा जो आपका हब हो गई वो फिजिकल लेयर पे फॉल करेगी, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करती है। पैकेट एक्चुअली में हमारा डेटा कैसे मूव हो रहा है आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, वो ये लेयर्स हमें बताएंगी। और ये लेयर्स के थ्रू हम जो समझेंगे, जो प्रोटोकॉल समझेंगे, वो जो हमारे इसके अंदर सेंडर चीजें हैं उसको समझेंगे, उसको हम याद रखेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। तो इसको याद में रखना कि स्पेसिफिकली आपका, जब हम ओएसआई मॉडल समझ लेंगे तो हम फिर टीसीपी आईपी मॉडल को भी समझेंगे कि एग्जैक्टली टीसीपी आईपी मॉडल में क्या है। तो बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल इसी का छोटा वर्जन है, बट स्पेसिफिकली रियल इन्वायरमेंट में रियल वर्ल्ड में, यानी डिवाइसेस जो हमारा यही मॉडल यूज होता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे बाद में, और क्या उसमें डिफरेंस है वो भी देखेंगे। बट स्पेसिफिकली हमारे पास ये जो लेयर्स हैं 7 लेयर्स, इनको आपने याद रखने हैं, लेना है कौन सी लेयर में क्या होगा, और डिटेल में याद रखना। अभी तो मैंने बिल्कुल छोटी सी चीज बताई है कि आपकी एप्लीकेशन में क्या होगा, प्रेजेंटेशन में क्या होगा। इसके अंदर और घुसेंगे इस लेयर के अंदर, और देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है इनके अंदर।
यस। देखो, डोमेन क्या होता है, जब आप google.com करते हैं या कोई भी आप होस्ट नेम देते हो, उसका डीएनएस रेजोल्यूशन है आपके पास तो वही रिजॉल्व करके आईपी ला कर देगा। अगर नहीं है लोकल वाले में तो लोकल में इंटरनेट में ओवर द इंटरनेट है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर लोकल में है, जो मैंने आपको कल वीडियो दिखाई थी कि कैसे आपका डीएनएस काम करता है, कैसे आपका रूट को ढूंढता है, रूट को ढूंढने के बाद सर्वर की वेबसाइट को ढूंढता है, फिर वहां से डेटा लेके वापस आता है, तब आपके कंप्यूटर में एक वेबसाइट खुलती है। तो नेम रेजुलेशन आपका डीएनएस सर्वर करता है। डीएनएस सर्वर आपका अलग से बनता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सर्वर में वो अलग कहानी है। वही बोल रहा हूँ, अगर आपके कंप्यूटर का नाम रख दिया, उसको पिंग करने की कोशिश करो तो वो पिंग नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पीछे कोई नेम रेजोल्यूशन काम ही नहीं कर रहा है। अगर आपने कंप्यूटर में डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रखा है तभी वो उसको नेम रेजोल्यूशन करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने क्या किया, कंप्यूटर लिया, इसका लैपटॉप लिया, उसका नाम रख दिया एबीसी, abc.com। नाम रखने से ये पिंग नहीं हो जाएगा। मान लो दूसरे कंप्यूटर में बैठ कर मैं बोलूँ कि abc.com को पिंग करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि इसे मालूम है मैंने abc.com कौन है। ये इंटरनेट पे तो नहीं है, डायरेक्टली दो कंप्यूटर आपस में, ये भी abc.com इंटरनेट पे है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये जो abc.com है इसके पीछे डीएनएस सर्वर काम करेगा। डीएनएस सर्वर जो नेम रेजुलेशन करेगा वो उसके थ्रू नेम रेजोल्यूशन होते हुए होती है। अदरवाइज इसके कहने का एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच में आपका एक डीएनएस सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पर इसको हम डीएनएस सर्वर बोल देते हैं। और ये सारा कुछ नेम रेजोल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं ये, और आपके कंप्यूटर डीएनएस सर्वर के पास एक और सर्वर है जिसके अंदर आपका आईआईएस चल रहा है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यहाँ पर आपने एक वेबसाइट बनाई है games.com। ये games.com की वेबसाइट यहाँ पे खोलना चाहते हैं तो होगा क्या, वो पहले डीएनएस से नेम रेजोल्यूशन करेगा, फिर ये सर्वर पे जाएगा, फिर आपके पास रिप्लाई वापस आएगा, फिर आपकी वेबसाइट खुलेगी। ये दो कंप्यूटर को आपस में नाम देने से एक दूसरे को पिंग नहीं होता है, वो सिर्फ आईपी से पिंग होते हैं। नाम से पिंग करोगे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई भी डीएनएस सर्वर काम नहीं कर रहा। नेम रेजुलेशन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, डीएनएस सर्वर हमें बनाना पड़ेगा। और आपको डीएनएस सर्वर कैसे बनाते हैं, आईएएस सर्वर कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पढ़नी पड़ेगी। राइट राइट। उसने डेवलप नहीं किया, डेवलप तो आपका पहले से ही टीसीपी मॉडल, एक्चुअली में टीसीपी आईपी मॉडल दो बंदों ने बनाया था, उनका नाम विंटेंस एंड रॉबर्ट जैक। उन दोनों ने बनाया था 1974 में। वो ऐसा ही मॉडल उसी का एजुकेशन वर्जन बना दिया था बाद में। उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन दिया कि हाँ ये मॉडल ठीक है। आईएसओ होता है आपका जो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। आईओएस होता है, ये जो तीन जो टर्म कंफ्यूजिंग है। आईओएस का मतलब इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस एस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके राउटर में, स्विच में, फायरवॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, उसको आईओएस बोलते हैं। और आपके एप्पल में, आईफोन में आईओएस होता है, जैसे मैक में भी आईओएस होता है, वैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बट ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका राउटर या स्विच में डला होता है, उसको हम आईओएस बोलते हैं। तो आईओएस, ओएसआई एंड दैट इज दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ये तीनों कंफ्यूजन टर्म है। आईओएस क्या होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके राउटर्स और कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसको आईओएस बोलते हैं। ओएसआई मॉडल हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो एक मॉडल है कि कैसे आपका डाटा मूव करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, वो बताता है। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है किसी भी आपके
रूल्स एंड रेगुलेशन को, किसी भी आपके मॉडल को, वो आपकी आईएसओ कंपनी प्रोवाइड कराती है। ईवेंजी लैब, ईवेंजी जो कैन नॉट बी इंस्टॉल, इट टेक्स टू मच ऑफ रिसोर्सेज, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा लैपटॉप चाहिए। और ओके ओके, यू कैन इंस्टॉल बट द प्रॉब्लम इज कि इट टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट टू कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली, इतनी आसानी से नहीं चलेगा। तो इससे बढ़िया जो हम करेंगे वो पैकेट रेसर में करेंगे फिलहाल। लेकिन जब आप CCNP के लिए जाओगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी ईवेंजी की। उसके लिए एक और भी टूल्स होती है, GNS होता है, GNS3, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन CCNA में हमको इजी जो पैकेट रेसर है इसके थ्रू सारी चीज़ें कर पाएंगे CCNA के अंदर, उस पर भी कर लेंगे ईवेंजी पे। लेकिन जो आपको क्रेडेंशियल मिलेंगे ईवेंजी के, उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बजाय कि आप सब लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे अपने घर में, बहुत ही मुश्किल है। देखो बेटर दोनों ही ठीक है। GNS3 में ज़्यादातर, GNS3 में ज़्यादातर राउटिंग के प्रैक्टिकल ज़्यादा से अच्छे हो जाती हैं, और ईवेंजी में आपके स्विचिंग के प्रैक्टिकल ज़्यादा से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन GNS में अब जो नया वर्जन आ रहा है उसमें हम स्विचिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। दोनों ही कंपटीटर हैं। ईवेंजी नया है, बाद में आया था, पहले वो GNS3 आया था आपका। सबसे पहले तो आपका ये पैकेट रेसर ही था जो सिस्को ने बनाया था। उसके बाद वोजोन आया, वोजोन करके एक सॉफ्टवेयर आता था। उसके बाद आपका फिर ये GNS आया। GNS बहुत ही बेसिक था, फिर एडवांस होता रहा है धीरे धीरे, GNS आ गया आपका। उसके बाद आपके पास ईवेंजी आया है। ईवेंजी अभी नया है स्पेसिफिक। नहीं, GNS जो है आपका इंस्टॉल तो 8 GB वाले लैपटॉप पे भी हो जाएगा, या i3 i5 पे भी हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगी, या जब आप उसके बाद ज़्यादा राउटर्स लगाओगे 5 6 7, तब वो बैठ जाएगा। मतलब उसमें कम राउटर लगा पाओगे, जितनी ज़्यादा रैम होगी, जितना प्रोसेसर अच्छा होगा, उतने ज़्यादा डिवाइसेस लगा पाओगे GNS3। लेकिन पैकेट रेसर में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे 20 लगाओ 25 लगाओ, जो मर्जी करो, चाहे आपके पास i3 4 GB रैम ही क्यों ना हो। पैकेट रेस, हाँ हाँ, लेकिन आपके CCNA के हिसाब से सारी कमांड चलती हैं इस पर, पैकेट रेसर पर। हाँ, उसके लिए इमेजेस होनी चाहिए GNS3 के लिए, उसके पे आपको इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो देखेंगे बाद में, हम प्रैक्टिकल जब करेंगे उसका देखेंगे स्पेसिफिकली। बट ईवेंजी और पैकेट रेसर मैंने आपको बता दिया। GNS3 कैसे डाउनलोड कर दे वो भी जब बता दूंगा, बट आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर आप CCNA कर रहे हैं तो CCNA, पैकेट रेसर और ईवेंजी जो आपको ईवेंजी पर भी कर सकते हो, वो सारे कमांड वहाँ पर हो सकते हैं जो CCNA के लिए रिक्वायरमेंट है। आज आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अब हम कल देखेंगे, इसलिए ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके।